गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटक। देखिए, लास्ट टाइम पर हमने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आर्थिक पर्यावरण को समझा था। ये वो क्रियाएं हैं या वो वातावरण की बात की जाती है जो हमारे आसपास घटित होता है, जो हमारी आर्थिक क्रियाओं को या हमारी मनी अर्निंग कैपेसिटी को या हमारी अर्थ से संबंधित जो प्रोसीजर्स हैं उनको जो अफेक्ट करते हैं। शक्तियाँ यानी पावर्स, परिस्थितियाँ, कंडीशन, सिचुएशंस, उसको हम आर्थिक पर्यावरण कहते हैं। अब जब हम इकोनॉमी के लिए हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो कुछ सर्टेन फैक्टर्स हैं जिनको दो भागों में बांटा जाता है, आर्थिक घटक और अनार्थिक घटक। इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स, जिनको समष्टि घटक या मैक्रो फैक्टर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे एज ए होल इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। इनमें मुख्य रूप से जो बिंदु आते हैं वो है ये हैं। नंबर 1, प्राकृतिक साधन, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जिस इकोनॉमी में या जिस कंट्री में, जिस देश में अधिक मात्रा में होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा रिजर्वेयर हों, बहुत अच्छी माइंस हों, उनमें अच्छे खनिज, मिनरल्स, मेटल्स अवेलेबल हों, जल अच्छा हो, वहाँ का पानी बहुतायत हो, या बहुत ही फर्टाइल लैंड होगी, तो वो कंट्री इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा, बहुत फेवरेबल होगा, और वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी फास्ट होता है। मानवीय साधन, ह्यूमन रिसोर्स। मानवीय साधन, जिसको हम मानवीय पूंजी कहने लगे हैं, उसका कारण क्या है? किसी भी देश की जो वर्किंग पॉपुलेशन है, कार्यशील जनसंख्या, यदि वो बहुत ईमानदार, प्रशिक्षित यानी ट्रेंड है, डेडिकेटेड है, नेशनल डेवलपमेंट को अपना एक प्राइम ऑब्जेक्टिव मानती है, इस तरह की यदि है, तो वो देश तरक्की करता है, विकास करता है और आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। वाइस वर्सा देखें तो जिस देश में लोग अच्छे से काम नहीं करते, ज़्यादा अच्छे क्वालिफाइड नहीं हैं, एक अच्छी प्रोग्रेसिव सोच नहीं रखते, थॉट नहीं रखते, या अच्छी प्रोडक्शन के लेवल पर अपने मतलब पैरामीटर्स को पूरा नहीं करते हैं, तो इस तरह की वर्किंग पॉपुलेशन उस कंट्री के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को एडवर्सली अफेक्ट करती है, यानी कोई विकास में अपना योगदान नहीं दे पाती। वित्तीय साधन, जो किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बड़ा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, फाइनेंशियल रिसोर्स। ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज दो तरह के हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल रिसोर्सेज में कि उस देश में पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन कैसा हुआ है, और यदि कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा है, यानी लोगों की आय अच्छी है, राष्ट्रीय आय ऊंची है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन उसका है, लोगों की प्रेजेंट इनकम अच्छी है, इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेविंग्स करते हैं, और उसे कैपिटल फॉर्मेशन का रेट बहुत अच्छा है, तो उस देश में इंटरनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी। अदरवाइज उस कंट्री को या उस इकनॉमी को फॉरेन डेट्स पर जाना होगा, विदेशी ऋणों का सहारा लेना होगा, जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी कॉस्टली रिसोर्स माना जाता है। आर्थिक नीतियाँ, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, ये आप सभी जानते हैं, किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए कई तरह की पॉलिसीज़ या नीतियाँ या योजनाएं घोषित की जाती हैं। जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी यानी मुद्रा व साख नीति, रोजगार नीति, उद्योगों के लिए नीति, यानी हर सेक्टर के लिए अलग अलग नीतियाँ बनाई जाती हैं ताकि इकोनॉमी के हर सेक्टर का विकास किया जा सके। जिस देश की ये आर्थिक नीतियाँ बहुत अच्छे ढंग से बनी हुई हैं, यानी नीतियों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, साउंड है, और क्रियान्वयन भी उतना ही अच्छा है, इम्प्लीमेंटेशन भी उतना ही इफ़ेक्टिव है, तो उस कंट्री का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी उतना ही बढ़िया होगा। लेकिन यदि इन नीतियों के बारे में ये माना जाता है, जैसे भारत के संदर्भ में हम बात करें, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी बनाई जाती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट इंडियन इकोनॉमी में हमेशा से बहुत कमज़ोर या बहुत वीक रहा है।
इसलिए हम जितने रिसोर्सेज एम्प्लॉय करते हैं, जितने रिसोर्सेज को हम विनियोजित करते हैं, उतना रिजल्ट हम नहीं ले पाते या इकोनॉमी उतना परिणाम नहीं दे पाती। इसलिए यह आर्थिक नीतियों का सही बनाया जाना और उनका अच्छा क्रियान्वयन किया जाना किसी भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट घटक माना जाता है। आर्थिक प्रणालियाँ, इकोनॉमिक सिस्टम्स, आर्थिक प्रणालियों का मतलब यही है कि उस देश में पूंजीवादी व्यवस्था है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, समाजवादी है या भारत जैसी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यदि वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है तो बहुत ही फास्ट स्पीड से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, और इकोनॉमिक ग्रोथ का ही दूसरा नाम आर्थिक पर्यावरण कह सकते हैं हम, क्योंकि आर्थिक विकास जब प्राइवेट सेक्टर में होता है, लाभ कमाने के लिए प्राइवेट सेक्टर काम करता है, तो प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर तेज़ी से डेवलप होते हैं, और जब वो बहुत फास्ट स्पीड से डेवलप होते हैं तो इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। दूसरी तरफ हम देखें सोशलिस्टिक इकोनॉमीज़ यानी समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं, जो अब ग्लोबल लेवल पे बहुत कम देखी जाती हैं, उन अर्थव्यवस्थाओं में या उन इकोनॉमीज़ में सभी निर्णय गवर्नमेंट लेती है। यानी क्या उत्पादन करना है, कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है, यानी कंप्लीट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा हैंडल की जाती हैं, डिसीज़न लिए जाते हैं, योजनाएं बनती हैं। तो वहाँ पर विकास थोड़ा धीमी गति से होता है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता, बल्कि डेवलपमेंट की प्रोसीजर को ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन भारत ने इन दोनों ही को बराबर रूप से लिया। इंडिपेंडेंस के बाद ही भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू हुई, जिसमें हमने कुछ प्राइवेट सेक्टर रखा और कुछ पब्लिक सेक्टर रखा। पब्लिक सेक्टर का रेशो ज़्यादा था, प्राइवेट कम था। लेकिन 1991 के बाद में जब एलपीजी लागू हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद हमारे देश का सिनेरियो ही बदल गया। ये परिदृश्य के बदलाव का प्रमुख कारण क्या था? इकोनॉमी में कैपिटलिस्टिक फैक्टर्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा तवज्जो दी जाने लगी, पब्लिक सेक्टर का भी प्राइवेटाइजेशन हुआ, और ग्लोबल लेवल पर भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था से एक धीरे धीरे पूंजीवादी इकोनॉमी की तरफ जाने लगा। तो ये आर्थिक प्रणालियाँ भी आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को प्रभावित करती हैं कि किस तरह से ये आर्थिक क्रियाओं को संपादित किया जाता है। आर्थिक विकास की स्थिति यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पोजीशन क्या है, कोई इकोनॉमी डेवलपिंग है, अंडर डेवलप्ड है, अविकसित है, विकासशील है या विकसित है। तो हम नॉर्मली यूरोपियन कंट्रीज़ को ये मानते हैं कि दे आर डेवलप्ड इकोनॉमीज़, और भारत एक तीव्र विकासशील अर्थव्यवस्था है, और तीसरी तरफ एक नया जो मॉडल लेते हैं हम, बिल्कुल अविकसित या बहुत ही धीमी गति से विकास करने वाली इकोनॉमीज़, जो कि अफ्रीकन कंट्रीज़ को लिया जाता है। तो इन देशों की तीनों तरह की जो विकास की स्थितियां हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ की जो सिचुएशन है, उस आधार पर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अफेक्ट होता है। डेवलप्ड इकनॉमी वो होती हैं जिनका डबल फिगर में इकोनॉमिक ग्रोथ है, एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा है, इकोनॉमी के तीनों सेक्टर फास्ट स्पीड से ग्रोथ करते हैं, उनमें बहुत अच्छी स्पीड से विकास हो रहा है, सभी तरफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, प्राइमरी सेक्टर हो या आपका सेवा क्षेत्र हो, तीनों ही क्षेत्रों में विकास तेज गति से होता है, तो विकसित स्थिति में है। विकासशील भारत की अर्थव्यवस्था को हम देखें, अभी कोविड सिचुएशन से अलग हटकर हम देखते हैं इकनॉमी को, तो फास्ट ग्रोइंग इकनॉमी के रूप में इंडियन इकनॉमी को देखा गया है, क्योंकि हम बहुत जल्दी डबल फिगर यानी 9% से ऊपर ग्रोथ रेट अचीव करने वाले थे। खैर, अभी भी बाद में यानी पोस्ट कोविड सिचुएशन में अब इकनॉमी धीरे धीरे रिवाइव हो रही है, और हम उसी दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इस प्रॉब्लम की वजह से बैडली अफेक्ट हुआ है। जो अर्धविकसित और विकासशील, जो पुअरली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं,
उनकी स्थिति नेचुरली, उनका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट उतना अच्छा नहीं है। वहाँ ज़बरदस्त बेरोजगारी है, भुखमरी है, गरीबी है, पॉवर्टी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो है। इकोनॉमी के तीनों सेक्टर में जो उनका प्राइमरी सेक्टर है केवल उसी पर इकोनॉमी बेस करती है, तो वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वहाँ उतना अच्छा नहीं देखा जाता। नेक्स्ट है तकनीक एवं नव प्रवर्तन, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस। देखिए, ये अब किसी भी देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक बनता जा रहा है, क्योंकि सभी तरफ तकनीक की बात की जाती है, इनोवेशंस की बात की जाती है, मॉडर्नाइजेशन की बात की जाती है, नवीन नवीन प्रविधियों की बात की जाती है, न्यू टेक्नोलॉजी की बात की जाती है। तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी इसको प्रभावित करता है और होता भी है। जिस कंट्री का इनोवेटिव सेटअप बहुत आगे जा रहा हो, जहाँ बहुत तेज़ी से नए प्रवर्तन किए जा रहे हों, प्रमोशंस किए जा रहे हों, इनोवेशंस किए जा रहे हों, नए रिसर्चेज होती हैं, डेवलपमेंट के लिए नए नए अनुसंधान होते हैं, वहाँ वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इकोनॉमी को प्रभावित करता है और उनकी कैपेसिटी, उनकी क्वालिटी, उनकी कीमत, सभी क्षेत्रों में वो देश तेजी से विकास करता है। आधारभूत संरचना, ये आप सभी जानते हैं, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का ये तीसरा हिस्सा है, थर्ड पार्ट, जिसको टर्शियरी सेक्टर या तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। आधारभूत संरचना का जो मैंने पहले भी बताया था, पानी, बिजली, संचार, परिवहन यानी लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इसके अलावा कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बैंक, बीमा, आपकी सिंचाई सुविधाएं, इरिगेशन फैसिलिटी सभी आती हैं। यदि किसी देश में यदि ये बहुत अच्छी स्टेज में है, बहुत डेवलप्ड स्टेज में है, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा, बहुत तेज़ी से वो इकोनॉमी डेवलप करेगी, क्योंकि बिना आधारभूत संरचना के इकोनॉमी बिल्कुल भी आगे डेवलप नहीं हो पाती, क्योंकि ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था के सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक होती हैं। तो ये जितनी अच्छी हैं, मजबूत हैं, संरचना को बहुत अच्छे ढंग से उस देश में यदि डेवलप किया गया है तो वो कंट्री आगे प्रोग्रेस करता है। राष्ट्रीय आय का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। देखिए, ये वितरण वाली जो बात है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। आपकी इकोनॉमी में डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, तीनों ही सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र, यदि इन तीनों ही क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है, यानी प्रोडक्शन अच्छा है, राष्ट्रीय आय काफ़ी अच्छी हुई है, लेकिन यदि उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है तो उस देश में गरीब और अमीर का बहुत बड़ा गैप होगा, यानी जो पॉवर्टी है वो बहुत ज़्यादा होगी। मैक्सिमम राष्ट्रीय आय बहुत कम लोगों के पास में होगी और वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को जन्म देगी, आर्थिक विषमता को जन्म देगी, और आर्थिक विषमता का सीधा सा मीनिंग है राष्ट्रीय आय का असमान वितरण। लेकिन यदि किसी कंट्री में या इकोनॉमी में यही राष्ट्रीय आय प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होती है, लोगों को सभी को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, उनकी शिक्षा, उनके प्रशिक्षण के अनुसार उन्हें अपने कार्य करने का उनको मौका मिलता है, नौकरी मिलती है, तो आय का डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी हद तक इक्वल होता है। जिसने जितना एजुकेशन ली है, जितना उसको नॉलेज है, जितना उसका ट्रेनिंग का पार्ट साउंड है, वह उतना ही अच्छा रोजगार लेकर आय प्राप्त करेगा। वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी हद तक जस्टिफाइड होता है और उस वजह से उस देश के विकास को भी बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट है मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार। आप सभी जानते हैं ये दो वो बाजार हैं जो किसी भी देश की वित्तीय व्यवस्था को प्रभावित करते हैं या वित्तीय व्यवस्था को बताते हैं। मनी मार्केट क्या है, मुद्रा बाजार क्या है, जहाँ पर
सभी तरह के वो बैंक्स लिए जाते हैं जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग करते हैं, यानी अल्पकालीन मुद्रा के सौदे जिस बाजार में किए जाएं वहाँ पर वो मुद्रा बाजार है। पूंजी बाजार वो मार्केट है, कैपिटल मार्केट, जहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल का ट्रांजैक्शन होता है। दीर्घकालीन पूंजी का लेन देन जिस मार्केट में होगा हम उसे पूंजी बाजार कहते हैं। तो जिस इकोनॉमी में ये दोनों ही बाजार जितने विकसित होंगे, जितने आगे इनमें क्रियाएं बहुत अच्छे ढंग से होंगी, इनके बारे में गवर्नमेंट का फोकस बहुत अच्छा होगा, लेन देन के लिए इनकी अच्छी नियामक या रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस होंगी, उस देश का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वित्तीय स्रोतों के आधार पर वित्तीय संसाधनों या फाइनेंशियल रिसोर्सेज के अनुसार बहुत अच्छा होगा। तो मुद्रा बाजार पूंजी बाजार का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है आंतरिक वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। अब इसी में आता है हमारा गैर आर्थिक घटक, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स, जो आर्थिक रूप से डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करते। वे कौन से हैं? जैसे सामाजिक एवं सांस्कृतिक घटक, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। उस देश का समाज कैसा है, समाज की संरचना कैसी है, उसका कल्चरल एटीट्यूड कैसा है, वहाँ की रीति रिवाज, परंपराएं, वहाँ का ट्रेडिशन, वहाँ का कल्चर किस तरह का है, लोग कितने प्रोग्रेसिव हैं या कितने कंजर्वेटिव हैं, उस पर इफेक्ट पड़ता है आर्थिक पर्यावरण पर। यदि वो देश का समाज बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत आगे की सोचता है, वहाँ का कल्चर बहुत स्ट्रांग है, हाई वैल्यूज़ रखता है, तो उस देश की इकनॉमी में कोई डाउट नहीं है कि वो तेज़ी से विकास करेगा। यदि किसी कंट्री की इकनॉमी में, वहाँ के समाज में किसी भी देश के उस देश के विकास को लेकर कोई सीरियसनेस नहीं है, कोई प्रोग्रेसिव सोच नहीं है, अच्छे थॉट्स नहीं है, अच्छा कल्चर नहीं है, बहुत रूढ़िवादी हैं, परंपरावादी हैं, अच्छे मूल्य, उनके सामाजिक मूल्य अच्छे नहीं हैं, अच्छी मान्यताएं नहीं हैं, तो वो देश शिक्षा की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से काफ़ी पीछे रह जाता है। इसलिए सामाजिक और सांस्कृतिक घटक का भी बड़ा इफेक्ट होता है। राजनीतिक दशाएं, जो आप जान ही पाते हैं कई बार कंट्री की सिचुएशन को देखकर कि किसी देश की सरकार किस तरह की है, अच्छी नीतियां बनाती है तो विकास करती है इकनॉमी, यदि वो नीतियां अच्छी नहीं बनती, बड़ी लचर सी होती हैं, विकास को खास अफेक्ट नहीं करती या फोकस्ड नहीं होती, या विकास को लेकर राजनीतिक पार्टीज यदि बहुत सीरियस नहीं है, अच्छी योजनाएं इम्प्लीमेंट नहीं करती हैं, तो वो दशाएं इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में आती हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ, देखिए अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ कैसी हैं, हमारी बॉर्डर पर हम लोग कितने सुरक्षित हैं, हमारी नेबरिंग कंट्रीज से कैसी हमारी मतलब कहना चाहिए कि साझेदारी है, हमारी पार्टनरशिप है, चाहे वो सोशल पार्टनरशिप हो या इकोनॉमिक या फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड, या हमारे उनसे रिलेशंस कैसे हैं, और भी जो दूसरे देश हैं, दूसरे कॉन्टिनेंट्स हैं, उनके साथ किसी देश का कैसा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रिलेशन है, व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाएं भी उस देश की आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। जैसा आप देखते ही हैं हमारे इंडियन बॉर्डर पे हमें हमेशा ही कुछ ना कुछ परेशानी देखनी होती है नेबरिंग कंट्रीज से, कभी पाकिस्तान से, कभी नेपाल से, कभी भूटान से, कभी कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस चलते हैं, तो उस कंट्री की इकोनॉमिक परिस्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं हो पाती, क्योंकि उन्हें अपने डिफेंस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है बजाय आर्थिक विकास के। यदि यही अंतर्राष्ट्रीय स्थितियाँ बहुत सुदृढ़ हों, बहुत अच्छे देशों के साथ हमारे अच्छे रिलेशन हों, अच्छी प्रोग्रेसिव मतलब पार्टनरशिप हो किसी दूसरे देश के साथ में, तो वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को प्रभावित करती हैं। फिर आता है लास्ट में राष्ट्रीय चरित्र, नेशनल कैरेक्टर। उस देश की जनता यानी पब्लिक के द्वारा
देश के विकास के लिए कितना सोचा जाता है, कितना किया जाता है। यानी आप अपने कंट्री के विकास के लिए कितना सोचते हैं, ये कहलाता है राष्ट्रीय चरित्र। यदि विकास के लिए जो भी योजनाएं सरकार लागू करती हैं उसमें आप अपनी अच्छी जनभागिता देते हैं, सहभागिता देते हैं, अच्छा कंट्रीब्यूशन देते हैं, कोऑपरेशन देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में आप पूरा अपना सहयोग देते हैं, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो उस देश के विकास को आगे ले जाती हैं। जैसे कोविड-19 में यदि गवर्नमेंट ये कहती है कि कुछ डिफ़िकल्ट मेजर्स अप्लाई करती हैं जो हमारे लिए बहुत सामान्य नहीं होते, लेकिन वो हमारी सुरक्षा के लिए यदि कुछ प्लान बनाती है या कोई गाइडलाइन तय करती है तो उसे हमें फॉलो करना चाहिए। उसको फॉलो करने में क्या होगा, गवर्नमेंट का एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर नहीं होगा, देश सुरक्षित होगा, समाज सुरक्षित और हेल्दी होगा, तो आगे जाएगा। ये राष्ट्रीय चरित्र को बताने वाले ऐसे एग्जाम्पल हैं जो देश के विकास में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये हैं बच्चों आर्थिक घटक और गैर आर्थिक घटक। इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा। आपको इसी पीपीटी के साथ में मैं आपको सिलेबस का एक लास्ट पार्ट रह गया था पिछली बार, और कुछ बुक्स के नेम वो भी मैं आपको डाल रही हूँ। आप उन्हें नोट कर लें, किताबें खरीद लें और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।